नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आपके लिए आपको 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के एमसीक्यू करवा चुके हैं और जो भी बच्चे उस क्लास को ना देखे हों उस क्लास को भी देख लें। और यहाँ पर हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये क्लासेज अगर आपको पसंद भी आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहे थे शुद्ध जर्मेनियम 0 डिग्री केल्विन पर कैसा होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी वाला, कुचालक होता है। ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। तो जीनर डायोड की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो कितने से कितने तक होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि वो जो है 2 से 200 वोल्ट तक होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीओएल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा कैसी होती है, मतलब कितना होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर बताओगे कि पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुनी हो जाती है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, क्वेश्चन पूरा नहीं देखा गया था। कह रहा है जब एक पिजरी प्रेरण मोटर को सीधे ही डीओएल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा कितनी होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हैंड ड्रिल मशीन के लिए क्या सावधानी रखना चाहिए। तो किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए? तो इसको पढ़ोगे तो कहेगा कि मशीन को चलाते समय हैंडल को सीधा दबाएंगे। बात तो एकदम सही कहा गया है। अगला कह रहा है धातुओं के चादर में छेद करने से पहले सेंटर पंच से निशान लगाएं। ये भी एकदम राइट है। और ड्रिल बिट जामू में अच्छी तरह से कसेंगे, ये भी सही, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ओवरहेड लाइन पर अचानक धारा हो जाता है, यदि आप वहाँ पर हैं तो आप क्या करेंगे। इसमें क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ओवरहेड लाइन पर अचानक धारा का प्रवाह हो जाता है तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प को सावधानी पूर्वक पढ़िए। इसमें जैसा कि कह रहा है, देखिए इसमें जो भी चारों ऑप्शन है इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, लोहे की चैन को तारों पर फेंकेंगे। लोहे की चारों तार मतलब चैन होता है उसको तारों पर इसलिए फेंक देते हैं जिससे क्या होगा कि जो धारा होती है वो अर्थ में चली जाती है, अर्थात ग्राउंडिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि टीन का गलनांक होता है। तो टीन का गलनांक कितना होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? 232 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए लाएंगे। एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए लाएंगे तो क्या लाएंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट स्विच का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी कैपेसिटर की क्षमता समानुपाती होती है। तो किसी कैपेसिटर की क्षमता किसके समानुपाती होती है? तो इसके मेरा राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि डेनियल सेल जो है अमलगमेशन क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि ये जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं जिंक की छड़ पर पारे की परत चढ़ाते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी की परत चढ़ाना, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि कह रहा है डेनियल सेल के बारे में कह रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जिंक की छड़ पर पारे की परत को चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा में चुंबकीय बनाने के लिए पदार्थ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा गुण होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको देख लीजिए, चारों विकल्प पढ़ेंगे तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस हानि होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्विच बोर्ड फिट करने से की सही ऊंचाई क्या होती है। अगर स्विच बोर्ड लगाना होता है तो ज़मीन से सही ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर बताओगे 1.5 मीटर होना चाहिए। 2 मीटर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, इसलिए 1.5 मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक लाइट सर्किट की कुल लोड होती है। एक लाइट सर्किट की कुल लोड कितनी होती है। तो क्या बताओगे कि एक लाइट सर्किट की जो कुल लोड होती है वो 800 वाट से अधिक नहीं होती है, इससे कम ही रहता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक श्रेणी जनरेटर में डायोड ड्राइवर्ट प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि सामान्य धारा सप्लाई करते समय यदि ड्राइवर्ट का स्विच ओपन हो जाता है तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक 230 वोल्ट जनरेटर के लिए बुश हेतु सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे। जो सबसे उपयुक्त धातु होती है उसको हम इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक निर्माता अपने जनरेटर से उत्पादित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान 1000 वोल्ट दर्शाता है। यह सीमा निर्धारित होती है। तो यह सीमा किस पर निर्धारित होती है, क्या बताओगे। कम्यूटेटर द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर की गति लगभग स्थिर होती है। तो कौन सी मोटर ऐसी होती है जिसकी गति स्थिर होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे। कहोगे शंट मोटर की गति स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि परिवहन वाहन के प्रवर्तक के लिए आप किस प्रकार की मोटर का चयन करेंगे। तो आपको ये बताना है इसमें किस प्रकार की मोटर का चयन करेंगे। बताओगे डीसी श्रेणी मोटर का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनियमित तथा उच्च बलागुण के लोड के लिए उपयुक्त मोटर किस प्रकार की मोटर होती है। तो इसमें क्या बताओगे डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिग्नल की आवृत्ति जो है 1000 हर्ट्ज है। यह सिग्नल किस प्रकार की सिग्नल होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एसी का औसत व इफेक्टिव मान क्रमशः कितना होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे। इनका जो इफेक्टिव मान होता है वो अधिकतम मान से 0.707 और 0.637 गुना होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एसी सर्किट में अधिकतम करंट की धारा की शर्त क्या होती है। एसी सर्किट में अधिकतम करंट की शर्त क्या होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर इम्पीडेंस होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में विकसित अधिकतम शक्ति निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, क्या बताओगे कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भार कोण व अधिकतम मान रोटर उत्तेजित व सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यदि तुल्यकालिक मोटर शून्य भार पर प्रचलित है और उसमें नगण्य हानि हो तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या होगा। तो क्या बताओगे कि स्टेटर धारा इस समय शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवस्था में सिंक्रोनस मोटर का उपयोग आवश्यक होता है। तो ये किस अवस्था में होता है। तो इसमें राइट आंसर बताओगे बड़े आकार के 3 फेज जनरेटर के लिए ऐसा कंडीशन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित ईएमएफ का मान कितना होगा। तो प्रेरित ईएमएफ का मान कितना होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे। सप्लाई वोल्टेज से अधिक व कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में सामान्यतया होती है। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेलिएंट पोल रोटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटर पोल व रोटर पोल के मध्य बनता है। तो स्टेटर पोल व रोटर पोल के मध्य क्या बनता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 86 में। तो यहाँ पर हो जाएगा कि रिटार्डेशन कोण बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 में। बताओगे पेपर का हम यूज करते हैं। कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है पेपर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इंडक्शन रेगुलेशन का प्रयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि लाइन वोल्टेज व रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस तथा रोटर फ्लक्स तथा रोटर के मध्य सापेक्षित की गति कैसी होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि ये गति कैसी होती है। तो 89 में आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि शून्य होगी अतः बलागुण भी शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि
हैंड ड्रिल मशीन के लिए क्या सावधानी रखेंगे? हैंड ड्रिल मशीन के लिए क्या सावधानी रखेंगे? तो इसमें तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? तो ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्टेटर पोल की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आर्मेचर की स्लॉट इंस्टॉलेंट करनी है तो कौन सी सामग्री काम में लेंगे? तो किस कौन सी सामग्री काम में यूज करते हैं? तो ऊपर के तीनों यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आर्मेचर बाइंडिंग में किसी कुंडली के लपेटों के बीच लघुपथी की जांच के लिए अनुमोदित विधि क्या है? तो अनुमोदित विधि क्या है? 93 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बताओगे अनुमोदित विधि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोल्टता पात विधि होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मेचर क्रोडो में 3 प्रकार की खांचे बनाए जाते हैं। वो 3 प्रकार की खांचे कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? तो 394 में राइट आंसर हो जाएगा खुले होते हैं, बंद होते हैं, अर्धबंद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इंडक्शन रेगुलेशन का प्रयोग कम करते हैं। तो इंडक्शन रेगुलेशन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? लाइट वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ल्यूमिनस सॉरी ल्यूमन इकाई होती है। तो ल्यूमन किसकी इकाई होती है? तो क्या बताओगे? प्रदीप्त पुंज की इकाई होती है। दोस्तों ये मेरा चैनल है, जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम कासन स्टडी बाय आलोक सर है। और ये क्लासेज आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद करने के लिए बाद कौन सी रोशनी देगी? इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण मतलब के बाद भी रोशनी देती है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। कह रहा है रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद कर देने के बाद भी रोशनी देती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो है स्विच में फेज नियंत्रण ना हो, इसलिए जो है रोशनी देती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि माला दक्षता निम्न में से किस गुणक पर निर्भर करती है? तो माला दक्षता किस गुणक पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संचरण लाइन में एसी व डीसी प्रतिरोध समान नहीं होते हैं, इसका कारण क्या होता है? संचरण लाइन में एसी व डीसी प्रतिरोध समान नहीं होते हैं, इसका कारण क्या होता है? 9 में आंसर क्या हो जाएगा? त्वरित प्रभाव होता है, त्वचिक प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि समान जो है पावर कापर कंडक्टर लाइन तथा जो है ल्यूमिनस कंडक्टर लाइन द्वारा ट्रांसमिट की जाए तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में ज़रूर बताइएगा। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये क्लासेज अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ में ये सेशन ही समाप्त करते हैं। नमस्कार।